This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में आगे बढ़ूं इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नवी के स्टूडेंट की ऐसी करतूत कि शर्म से हो जाए पानी पानी। स्कूल के एनुअल फंक्शन में साथी का बना डाला अश्लील वीडियो। बीकानेर की ऐसी अनूठी होली कि दो जातियों के संघर्ष को बुलाने के लिए खेलते हैं ये अनूठी होली। शरीर के जिस अंग पर लकवा उस पर कंबल डालकर ठीक करने का दावा करता है ये बाबा, आस्था है या अंधविश्वास? कैबिनेट में धारीवाल को लेकर मचा हुआ है घमासान। पिक एंड चूज से खफा कांग्रेस के ही मंत्री। ऐसी सड़क बनाई कि सोशल मीडिया पर छा गई। यूजर बोले ऐसे ठेकेदार को तो सम्मानित करना चाहिए। दूसरे ने कहा यह है भविष्य की इलेक्ट्रिक रोड। और अब खबरें विस्तार से। अशोक गहलोत कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शांति धारीवाल इन दिनों विवादों से घिरे हुए हैं। रेप को मर्दों से जोड़कर विवादित बयान देने वाले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अब कामकाज की शैली को लेकर साथी मंत्रियों के निशाने पर आ गए हैं। शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम गहलोत की मौजूदगी में धारीवाल पर पक्षपात करने और पिक एंड चूज के आधार पर अतिक्रमण तोड़ने के नाम पर कार्रवाई करने के आरोप लगे। तीनों मंत्रियों ने बैठक में आरोप लगाए तो धारीवाल भी उलझ गए। कैबिनेट की बैठक में धारीवाल को लेकर खूब विवाद हुआ। इस दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने धारीवाल पर पक्षपात का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भी सवाल उठाए। विवाद की शुरुआत तब हुई जब बैठक में प्रदेश में 31 दिसंबर 2018 तक की कृषि भूमि से अकृषि में परिवर्तन कर नियमन करने का एजेंडा आया। मंत्री प्रताप सिंह और लालचंद कटारिया ने इसका विरोध किया। मंत्रियों का तर्क ये था कि जब प्रशासन शहरों के संग अभियान में शहरों में नियमन ही करना है तो 2018 क्यों, 2021 तक बने मकानों का कीजिए। 3 साल बाद वालों ने क्या गुनाह किया है? मंत्री लालचंद कटारिया ने इस पर विरोध करते हुए कहा कि फिर वही काम शुरू हो गया। पहले भी इसे लेकर काफी विवाद रहे हैं। प्रताप सिंह जी बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए। खाचरियावास भी समर्थन में उतर गए। बैठक में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि जेडीए की गलत कार्रवाई और मनमाने प्रावधानों के कारण मेरे 3 समर्थक कांग्रेस छोड़कर चले गए। हम बोलते हैं तो सुनवाई ही नहीं होती। अगर किसी का ध्यान रखने का फोन कर दें तो पहले तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हैं। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जयपुर और कोटा के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता। कोटा में अलग नियम और जयपुर में अलग नियम है। हम फील्ड में रहते हैं, जनता हमें सुनाती है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भी समर्थन किया। कहा जेडीए बहुत ही गलत काम कर रहा है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कामकाज के तरीके पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। पहले गोविंद सिंह डोटासरा के शिक्षा मंत्री रहते हुए वे उनसे लड़ चुके हैं। उस दौरान प्रताप सिंह से भी विवाद हुआ था और उस वक्त प्रताप सिंह ने प्रभारी मंत्री के तौर पर एक बार भी बैठक नहीं लेने पर सवाल उठाए थे। साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बल्कि बच्चे वो करते हैं जो आपको करता देखते हैं। आप अगर अपने आसपास का वातावरण देखेंगे तो पाएंगे कि जहरीली हवा में सांस लेने वाला बच्चा इससे अछूता कैसे रह सकता है। हमने उदयपुर की एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें एक बदमाश दूसरे को पकड़कर लाता है और उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता है। उसे साड़ी पहनाता है, उसे नचाता है, उसके कपड़े उतारते हैं और फिर उस पर रखकर केक काटते हैं। सरेआम शराब छलकाई जाती है और तो और पुलिस को ललकारते हैं। और ठीक वैसा ही हुआ अजमेर जिले के एक सरकारी स्कूल में जब एनुअल फंक्शन की तैयारी के दौरान स्टूडेंट के साथ साथियों द्वारा मारपीट कर अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया। सभी नवी के छात्र हैं। मामले की जानकारी मिलने पर स्कूल प्रशासन ने 5 स्टूडेंट्स के खिलाफ मांगलियावास थाने में शिकायत दी। पुलिस ने पॉक्सो और आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर 5 नाबालिग स्टूडेंट्स को पकड़कर बाल सुधा गृह भिजवा दिया है। एडिशनल एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि मांगलियावास थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने रिपोर्ट दी है कि 9वीं कक्षा के 5 छात्रों ने एक छात्र के साथ मारपीट की, कपड़े उतारकर मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो बनाया, बाद में इसे वायरल भी कर दिया। इस पर पुलिस ने पॉक्सो व आईटी एक्ट में केस दर्ज किया। पुलिस ने पीड़ित छात्र के बयान को लेकर विधि से संघर्षरत 5 किशोर को डिटेन किया और किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया, जहां से उन्हें बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया। वीडियो में 2 लड़कों ने पैरों को पकड़ रख, एक ने हाथ पकड़ा है और एक लड़का छेड़छाड़ कर रहा है। एक लड़का वीडियो बना रहा है। यह वीडियो स्कूल के कक्ष में भी बनाया गया है। पीड़ित स्टूडेंट के परिजन को सबसे पहले वायरल वीडियो का पता चला। इस संबंध में स्कूल पहुंचकर शिकायत शनिवार 12 मार्च को दे दी गई और उसी दिन प्रिंसिपल ने मांगलियावास थाने में शिकायत दे दी। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 स्टूडेंट्स को पकड़ लिया। पढ़ने लिखने अपना भविष्य बनाने की जगह ऐसी हरकतों में ये बच्चे कैसे आ जाते हैं? क्या सोशल मीडिया इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? जो भी हो, ये है गलत। सैकड़ों साल पहले हर्ष और व्यास जाति में संघर्ष हुआ। मारपीट तोड़फोड़ तक हुई। आखिरकार दोनों जातियों के बीच संघर्ष विराम हुआ। समझौता हुआ कि इस लड़ाई झगड़े को भूलकर हम आपस में अब पानी का खेल खेलेंगे। लड़ेंगे तो सही, लेकिन अब प्यार से लड़ेंगे। इसके बाद से होली से पहले एक दूसरे पर वार करते हैं, लेकिन पानी से। डोलची में पानी भरकर एक दूसरे पर जमकर वार करने वाला हर्ष व्यास पानी डोलची खेल मंगलवार को बीकानेर के हर्षों के चौक में खेला जाएगा। करीब 300 साल से खेले जा रहे इस खेल में चौक में पानी के बड़े कड़ाव रखे जाते हैं जिसमें पानी भरा रहता है।
दोनों जाति के लोग अपनी अपनी डोलची यानी कि चमड़े से बना ऐसा पात्र जिसमें पानी भरा जाता है, उसमें पानी भरकर एक दूसरे की पीठ पर जमकर वार करते हैं। इस दौरान कोई भागता नहीं है बल्कि आराम से खड़ा हो जाता है। हर्ष जाति का युवक व्यास जाति के युवक की और व्यास जाति का युवक हर्ष जाति के युवक की पीठ पर इतनी जोर से मारता है कि आवाज भी आती है। इस जोरदार वार से भी ना तो कमर में दर्द होता है और ना ही कोई अन्य नुकसान। इस प्यार भरे खेल में दोनों जाति के सैकड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। आखिर विवाद क्या था, चलिए ये भी जान लेते हैं। सैकड़ों साल पहले जब राजाओं का राज था तब किकाणी व्यास समाज से अनुमति लेकर ही पुष्करना समाज में कोई बड़ा काम होता था। खासकर मृत्यु और विवाह भोज के लिए अनुमति लेनी होती थी। एक बार जब इसी अनुमति को लेकर आचार्य व व्यास जाति के बीच विवाद हुआ तो हर्ष समाज ने अपनी तरफ से आचार्यों का सहयोग किया और इसी से नाराज होकर व्यास समाज के लोगों ने हर्षों के चौक में बन रहे भोजन और कड़ाव को खराब कर दिया। इसके बाद हर्ष और व्यास जाति में भारी तनाव हुआ, लड़ाई झगड़े हो गए और इसी विवाद को खत्म करने के लिए आज तक दोनों जाति के लोग आपस में पानी का खेल खेलते हैं। इस खेल में कोई रेफरी नहीं होता बल्कि समाज के बुजुर्ग लोग ही इसे संपन्न करवाते हैं। हर्ष जाति के लोग खेल के बीच गुलाल उछालकर समापन की घोषणा करते हैं। करीब 2 घंटे तक चलने वाले इस खेल में किसी को थोड़ी भी चोट नहीं लगती। दोनों समाज के लोग अपने अपने स्तर पर पानी मंगवाते हैं। लाखों लीटर पानी इस खेल में लगता है। गुलाल उछलने के बाद पानी आना बंद हो जाता है। एक शामियाने के नीचे एक के पीछे एक लकवा रोगी अपनी बारी की प्रतीक्षा में बैठे हैं। नंबर आते ही बाबा जी ऊपर कंबल डालते हैं। शरीर के जिस अंग में लकवा या सुन्नता है उसे जोर से ऊपर नीचे करते हैं और उसके बाद मरीज आगे निकल जाता है और दूसरा आ जाता है। इस तरह रोगी ठीक हो भी रहे हैं या नहीं, या महज ये आस्था है या अंधविश्वास, ये तो चिकित्सा या आयुष विभाग ही प्रमाणित कर सकता है। लेकिन यहाँ हजारों की भीड़ ये बताती है कि आधुनिक चिकित्सा सुविधा के दौर में भी बीमार या उसके परिजन क्या क्या जतन करते हैं। सोमवार को एसडीएम और तहसीलदार ने भी यहां आकर माजरा देखा, लेकिन आस्था का मामला बताकर वो चले गए। खोड़ित में माइंस रोड स्थित स्कूल के मैदान में 5 मार्च से लकवा रोगियों के उपचार का दावा करते हुए चादर वाले बाबा का शिविर चल रहा है। वहां भीड़ लगी रहती है। रावत भाटा भैंसरोडगढ़ में भी ऐसा शिविर लगने के बाद गांव के कुछ लोग बाबा को यहां भी ले आए। बताते हैं कि 20 मार्च तक शिविर निःशुल्क रहेगा। शिविर को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। सोमवार को भदेसर एसडीएम अंजू शर्मा, तहसीलदार भीरूलाल टेलर, गिरदावर उदयलाल रेबारी मौके पर पहुंचे। एसडीएम पंडाल में बाबा जी तक गई और बिना कुछ बोले ही वापस आ गई। रोगियों पर चादर घुमाने का यह सिलसिला कई बार सुबह 11 बजे शुरू होता है तो तड़के की 3 बजे तक भी चलता रहता है। चादर या कंबल वाले बाबा के नाम से पहचान बना रहे ये बाबा खुद को गुजरात का बताते हैं। कहते हैं कि उनका कहना है, मैंने उपचार की यह विधि सीखी है। माता के आशीर्वाद से 38 साल से शिविर लगा रहे हैं। सारी व्यवस्था निःशुल्क है, राहत मिल रही है, इसी वजह से इतनी संख्या में लोग पहुंचते हैं। शनिवार व रविवार को तो गांव में रोगियों सहित बाहर के 7 से 8 हजार लोग थे। लगभग 10 बीघा क्षेत्र में जगह जगह शामियाना लगे हैं और उनके भोजन आदि के लिए भी निःशुल्क भंडारा चल रहा है। देश के कई जिलों की नंबर प्लेट लगी गाड़ियां यहां देखी जा सकती है। स्थिति यह है कि गांव सहित क्षेत्र के कुछ प्रमुख लोग अपना नंबर लगवाने के कॉल अटेंड करते करते परेशान हो गए हैं। अनजान कॉल उठाने से भी अब वो परहेज कर रहे हैं। बाहर से आ रहे लोगों के लिए ग्रामीणों व बाबाजी समर्थकों के इंतजाम के बाद भी भीड़ के कारण अव्यवस्था भी बढ़ने लगी। खासकर खुले मैदान में शौच एवं गंदगी से बदबू फैल रही है। संख्या के मुकाबले रहने, छाया, पानी आदि की व्यवस्था नहीं है। हालांकि अब तक न तो गांव वाले और ना ही बाहर से आ रहे लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। वजह कई लोग राहत मिलने की बात भी कहते हैं। अब तक कई क्षेत्रों के छोटे बड़े जनप्रतिनिधि, वर्तमान या पूर्व अधिकारी जैसे लोग भी यहां आ चुके हैं। न पूरी थेरेपी और न लंबी एक्सरसाइज। ज्यादातर लोग आस्था के रूप में ही इसे देख रहे हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे अंधविश्वास कह सकते हैं। इस तरह चादर उड़ाकर ठीक करने की कोई पद्धति नहीं मानता। रोगियों तथा उनके परिजनों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। एक दान पात्र अवश्य लगा हुआ है जिसमें इच्छा अनुसार राशि डाली जाती है। आयोजक भी इसी तरह का अनाउंस करते हैं कि आप अपनी इच्छा अनुसार राशि दान कर सकते हैं और इसी से भंडारे का खर्च निकलना बताया जा रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बिजली का पोल काफी चर्चा का विषय बन गया है। लोग इसे काफी ट्रोल कर रहे हैं, जो बाड़मेर की बांद्रा ग्राम पंचायत का है। दरअसल बिजली का ये पोल सड़क के बिल्कुल बीचों बीच है। सोशल मीडिया यूजर अब इस पोल पर कमेंट करते लिख रहे हैं कि 21वीं सदी का भारत है, ये बदलता भारत है। वहीं एक यूजर ने लिखा कि ऐसी सड़क बनाने वाले का सम्मान होना चाहिए। दूसरे ने लिखा कि यह भविष्य की सड़क है, इलेक्ट्रिक वाहन भी अब चल सकेंगे। दरअसल बांद्रा ग्राम पंचायत में चंदेवनियों की ढाणी से मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल तक
करीब 1.5 किलोमीटर रोड स्वीकृत हुई थी और सड़क निर्माण का काम मेसर्स अमृतलाल खत्री फर्म को दिया गया। इस पर 36 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था। ठेकेदार कम रेट पर टेंडर लेकर सड़क निर्माण का कार्य किया, जो कि 27 लाख रुपए में तैयार हो गई। डामर बिछाने के बाद एक बिजली का पोल सड़क के बीच में पड़ा है और इसे शिफ्ट तक नहीं किया गया। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोटो शेयर हो रही है। मोहन नाम के यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा कि 21वीं सदी के भारत की कुछ तस्वीर साझा कर रहा हूं। बदलता भारत, बदलता राजस्थान, बदलता बाड़मेर। पृथ्वी सिंह यूजर्स ने लिखा कि बाड़मेर में सड़क निर्माण ठेकेदार को तो सम्मानित करना चाहिए। एक यूजर ने लिखा, राजस्थान बाड़मेर सड़क निर्माण भविष्य की प्लानिंग है। भविष्य में इससे इलेक्ट्रिक वाहन भी यहां चल सकेंगे। विकास पागल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क करीब 12 से 13 साल पुरानी है और पहले कच्चा रास्ता होने के कारण वाहन इतनी तेज गति से नहीं चलते थे और इक्का दुक्का ही चलते थे, लेकिन अब सड़क पक्की बनने के बाद वाहनों की संख्या भी बढ़ गई है। वाहन यहाँ से तेजी से भी निकलते हैं और इससे बड़ा हादसा हो सकता है। बिजली की जो लाइन जा रही है वह 33 केवी की है। बांद्रा सरपंच का कहना है कि ग्राम पंचायत की तरफ से डिस्कॉम व पीडब्ल्यूडी को कई बार लिखा कि रोड के बीचों बीच से पोल हादसे को न्योता दे रहा है, लेकिन डिस्कॉम ने 33 केवी लाइन को हटाने की जोधपुर से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन तो मिली नहीं, लेकिन नई डामर सड़क जरूर बन गई है। डामर बनने के बाद विधायक व एसडीएम ओपी बिश्नोई को अवगत करवा दिया गया है और डिस्कॉम के एक्सेन ने बताया कि उच्च अधिकारियों से पोल हटाने के लिए निर्देश मिले हैं। सड़क के बीच में जो पोल है उसे जल्द ही हटा दिया जाएगा। यह पोल करीब 1 दशक से भी ज्यादा पुराना लगा हुआ है। डामरीकरण 1 दिन पहले ही हुआ है। बूंदी पहुंचे एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जो करप्शन खत्म करने के लिए तेजी से लड़ रहा है। पिछले साल 400 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जो अभी भी लगातार जारी है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर जितनी कार्रवाई होती है उनमें सबसे ज्यादा राजस्थान की एसीबी की कार्रवाई है। दिनेश एमएन ने कहा कि राजस्थान में सरकार का एसीबी पर कोई दबाव नहीं है। दिनेश एमएन बूंदी एसीबी की ओर से आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में आमजन को संबोधित कर रहे थे। यहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों को भी सुना और मौके पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमें जैसे ही करप्शन की शिकायत मिलती है तो हम तुरंत उस पर एक्शन लेकर कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कहा, यदि परिवादी ये सोचता है कि ट्रैप के दौरान उसके द्वारा दी गई रकम उन्हें समय पर नहीं मिलती तो उनकी ये राशि भी हम जल्दी दिलवा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एसीबी पूरे राजस्थान भर में इस तरह के जागरूक अभियान चलाएगी ताकि लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े हों। दिनेश एमएन ने कहा कि स्वतंत्र रूप से लोग एसीबी के पास आए, हम निष्पक्ष जांच कर ट्रैप करवाएंगे। एसीबी ने कई सोशल मीडिया पर टोल फ्री नंबर जारी कर रखे हैं, वहां भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इस संवाद कार्यक्रम में लोगों ने करप्शन से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। लोगों ने पूर्व में दर्ज करवाई गई शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं होने की जानकारी दी। आम लोगों के सवालों का एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन ने जवाब दिया और इस दौरान कई लोगों ने बूंदी नगर परिषद में फर्जी पट्टा प्रकरण, घटिया सड़क निर्माण, पार्षदों द्वारा रिश्वत लेने जैसी शिकायतें भी दर्ज करवाई। एसीबी की ओर से आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में एसीबी के डीआईजी सवाई सिंह गोदारा, कोटा एसीबी के एसपी आलोक शर्मा समेत कई अधिकारियों ने अपने विचार रखे। जयपुर में पत्नी के टॉर्चर से परेशान होकर एक पति थाने पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के सामने जोर जोर से रोने लगा। अपनी कहानी पुलिस को सुनाई और एक बार तो पुलिस भी हैरान रह गई। बाद में पुलिस ने उसकी शिकायतों के आधार पर पत्नी के खिलाफ मारपीट और जबरन वसूली समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया। पुलिस अब पत्नी से पूछताछ की तैयारी कर रही है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के रहने वाले सौरभ की शादी 2014 में जयपुर की हिताक्षी के साथ हुई। 2019 में पत्नी जबरन पति को जयपुर लेकर आ गई। पुलिस ने बताया कि सौरभ शादी के बाद भी पंजाब ही रह रहा था। जयपुर निवासी उसकी पत्नी ने परिजनों के पास आने के लिए पति पर दबाव बनाया। आखिर उसे जयपुर आना पड़ा। सौरभ ने पुलिस को बताया कि जयपुर आते ही पत्नी का बर्ताव बदल गया। महज 2 साल में ही उसने इतना टॉर्चर किया कि अब तो मर जाने का मन करता है। दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बताया कि सौरभ की पत्नी ने कुछ दिन पहले उस पर चाकू से हमला कर दिया था। उसके कुछ दिन बाद कपड़े सुखाने की बात पर इतना विवाद हुआ कि लोहे की रॉड से हाथ तोड़ दिया। सौरभ ने जब पत्नी के सामने विरोध दर्ज कराया तो पत्नी ने झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दे डाली। विरोध किया तो 3 साल की बच्ची को गर्दन से पकड़कर उठा लिया और इससे पीड़ित पति घबरा गया। दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने बताया कि सौरभ ने जब पत्नी को टॉर्चर का विरोध किया तो पत्नी ने मासूम बेटी को गले से पकड़कर उठा लिया। कहा कि वह जान से उसे मार देगी। सौरभ ने पुलिस को बताया कि सिर्फ 3 से 4 साल के दौरान ही 10 लाख रुपए वसूल चुकी है। 5 लाख रुपए भाई की बिजनेस के लिए और 5 लाख रुपए अपनी मां के लिए। 2 साल से एक ही घर में अलग रह रही है। रात को देवी से घर आती है। रात भर अन्य लोगों से बातचीत करती है। टोका टाकी करने पर मारपीट करती है।
सोशल मीडिया स्टार और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रतन चौहान की कहानी बेहद खास है। शेखावटी के झुंझुनू की रतन लड़की होने के बावजूद लड़कों के कपड़ों में डांस वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर फेमस हो गई। रतन चौहान जयपुर से है और अपनी करनी वाले गाने और अन्य लिप सिंकिंग वीडियो के लिए जानी जाती है। रतन आज एक पॉपुलर फेस क्यों न हो, लेकिन एक समय था जब यह सब उनके लिए आसान नहीं था। रतन ने अपनी पढ़ाई के दौरान एक वीडियो बनाया जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उनको बचपन से ही डांस, एक्टिंग और सिंगिंग का शौक था। स्कूल में होने वाले फंक्शंस में रतन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। रतन के पापा का सपना था कि वह पढ़ लिख कर बैंक में जॉब करे। पिछले साल उनके पिता का निधन हो गया। अपने पापा को याद करते हुए रतन ने एक इमोशनल वीडियो भी शेयर किया था। रतन चौहान का जन्म 3 मार्च 1998 को राजस्थान के मांडवा में एक राजपूत परिवार में हुआ। रतन की स्कूलिंग उनके होम टाउन से पूरी हुई और इसके बाद जयपुर के अलंकार पीजी गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया। रतन की हाइट 5 फीट 6 इंच है। साल 2018 में कॉलेज में पढ़ाई करते हुए रतन चौहान ने वीडियोस बनाने शुरू किए। हुआ कुछ यूं कि कॉलेज में किसी बात को लेकर वह काफी परेशान थी। समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने मूड को बदलने के लिए लड़कों के कपड़ों में उन्हीं की स्टाइल में एक वीडियो शूट किया। रतन के डांस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया और इस वीडियो पर मिलियंस में व्यूज मिले। इतना ज्यादा रिस्पांस पाकर रतन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहले ही वीडियो में इतनी पॉपुलैरिटी पाकर रतन चौहान ने एक ऐप पर वीडियोस बनाने शुरू किए। देखते ही देखते लोग उन्हें काफी पसंद करने लगे। रतन अपने घर वालों से छिपकर वीडियोस बनाती थी क्योंकि राजपूत फैमिली से होने की वजह से उनके परिवार में काफी पाबंदियां थी। उनका मानना था कि लड़कियों को इस तरह से खुलेआम सबके सामने नाचना गाना नहीं चाहिए। रतन अपने पापा से बेहद डरती थी और उनके पापा इन सब चीजों के खिलाफ थे। फिर रतन ने अपने परिजनों की मदद से पिता को मनाया। उन्होंने बताया कि नए जमाने में सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें आम हैं। सोशल मीडिया पर बेटी की पॉपुलैरिटी देखकर रतन के पापा का दिल भी पिघल गया और उन्होंने बेटी को सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाने की परमिशन दे दी। इसके बाद रतन इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियो डालने लगी। सोशल मीडिया की दुनिया में सबके सामने बेबाक तरीके से पेश होने वाली रतन असल जिंदगी में बेहद मासूम और सेंसिटिव हैं। अगर बेवजह कोई उनके बारे में कुछ गलत कहता है तो पल भर में ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बांसवाड़ा की राती तलाई कॉलोनी में बिना लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के 90 दिन से चल रहे श्रीनाथ डायग्नोस्टिक सेंटर पर सोमवार को प्रशासन व चिकित्सा विभाग ने छापा मारा। चिकित्सा विभाग ने 85,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। छापे में जो दस्तावेज मिले वे वाकई में चौंकाने वाले हैं। सरकारी अस्पताल की पर्चियां और कई रजिस्टर यहां मिले हैं जिनमें प्राइवेट डॉक्टरों के अलावा एमजी अस्पताल में सेवारत चिकित्सकों के नाम है। दावा है कि ये सभी डॉक्टर सीटी स्कैन के लिए इस सेंटर पर मरीजों को भेज रहे थे। दस्तावेजों में 16 डॉक्टरों के नाम दर्ज हैं। इनमें 9 डॉक्टर सरकारी हैं। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि केंद्र का संचालक भी एमजी अस्पताल में कार्यरत है। यह बेहद गंभीर मसला है क्योंकि एमजी अस्पताल में ही सिटी स्कैन की सुविधा है। ऐसे में अस्पताल के डॉक्टरों के नाम रजिस्टर में क्यों दर्ज हैं? क्या इसलिए श्रीनाथ डायग्नोस्टिक सेंटर पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी? सोमवार सुबह एसडीएम पर्वत सिंह चुंडावत, सीएमएचओ डॉक्टर एचएल ताबियार, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर दीपक नीनामा और पीसीपीएनडीटी प्रभारी हरिकांत शर्मा सेंटर पर पहुंचे तो यहाँ एक युवक एक मरीज के सिटी स्कैन की तैयारी में था। यहाँ ना तो कोई ऑथेंटिक डॉक्टर और ना ही कोई टेक्नीशियन था। सेंटर से 3 बड़े रजिस्टर जब्त किए गए हैं। श्रीनाथ सिटी स्कैन के खुले अभी 1.25 साल के करीब समय पूरा हुआ है। सेंटर द्वारा मरीजों की एंट्री के 3 बड़े रजिस्टर भरे जा चुके हैं। खासतौर पर यहां कोरोना काल में 2021 में सिटी स्कैन बड़ी संख्या में किए गए। इस साल फरवरी और मार्च में अब तक 114 लोगों के सिटी स्कैन किए जा चुके हैं। एसडीएम चुंडावत ने कहा कि श्रीनाथ सिटी स्कैन पर न चिकित्सक न लाइसेंस न मिला, इस पर सीज किया गया है। सीएमएचओ द्वारा नोटिस जारी कर दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी। सही नहीं पाए जाने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इधर कार्यवाही सीएमएचओ ने नोटिस जारी कर नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 के अंतर्गत धारा 40 के तहत 10,000 एवं 41(1) के अंतर्गत 50,000 और 41(2) के अंतर्गत 25,000 जुर्माना लगाया है। 7 दिवस का समय दिया गया है। निर्देशों की अवहेलना करने पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सेंटर पर सरकारी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की पर्चियां भी मिली हैं। इसके अलावा सेंटर पर मरीजों की एंट्री किए जाने वाले रजिस्टर में डॉक्टरों के नाम भी लिखे हैं जिनके रेफरेंस से मरीज यहां सिटी स्कैन के लिए पहुंचे। सीएमएचओ डॉक्टर एचएल ताबियार ने खुद सेंटर पर पहुंचकर यह पर्ची एसडीएम को दिखाई। इस पर मामला गंभीर होने के साथ ही जांच का विषय है। डॉक्टरों की पर्चियां न सिर्फ सिटी स्कैन सेंटर बल्कि निजी सोनोग्राफी सेंटरों और पैथोलॉजी लेबोरेटरी में भी पहुंचती है जहां से मरीजों को जांच के लिए कहा जाता है। इसमें कमीशन का खेल चल रहा है।
ठगी के रोज नए तरीके सामने आते हैं। पुलिस डाल तो ठग पात। अजमेर के जनाना अस्पताल में बुजुर्ग महिला को गुमराह कर ठगी की वारदात सामने आई। बदमाश महिला ने बुजुर्ग के कानों से सोने के झुमके उतरवाकर फरार हो गई। मामले में महिला के बेटे ने किशनगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार जोताया गांव निवासी रंजीत पत्नी सीता देवी अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए अजमेर के जनाना अस्पताल आई। इस दौरान एक महिला ने उसे डॉक्यूमेंट के लिए फोटो खिंचवाने के नाम पर अस्पताल के एक कमरे में ले गई और गुमराह करते हुए उसके कानों से सोने के झुमके उतरवा लिए और फरार हो गई। पीड़ित सीता देवी ने बताया कि जब तक वह कुछ समझ पाती महिला काफी दूर जा चुकी थी। बुजुर्ग महिला के बेटे जोगाराम ने बताया कि जनाना अस्पताल में पुरुषों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता और गांव की महिलाओं के साथ इस तरह की वारदात सामने आई है। पीड़ित महिला के बेटे ने इसे लेकर किशनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित बेटे के आरोप है कि थाने पर शिकायत देने के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन ने अब तक ना तो सीसीटीवी देखे हैं और ना ही इस विषय में कोई कार्रवाई की जा रही है। बेटे जोगाराम ने बताया कि वह गरीब परिवार से है और उनकी मां की वर्षों पुरानी करीब 50,000 की कीमती जेवर महिला उतार कर फरार हो गई है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने जल्द उचित कार्रवाई कर राहत देने की मांग की है। सरकार गरीबों और आम लोगों के राशन के लिए उचित मूल्य की दुकानों का संचालन करती है, यानी कि राशन की दुकानों का। लेकिन किस तरह से ये राशन डीलर गरीबों का गेहूं बाजारों में जाकर बेच देते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आया झाड़ोल के ग्राम पंचायत सरादीत ब्लॉक पलासिया से। पागियापाड़ा में राशन की दुकान जो पूर्व सरपंच बेरूलाल गोदड़ा की पत्नी थावरी देवी के नाम अलॉट है। इस दुकान से गरीबों का राशन उदयपुर ले जाकर बेचने की तैयारी थी। रास्ते में गाड़ी बागपुरा पुलिस चौकी में पकड़कर खड़ी करवा दी गई। हमारे एक अलर्ट व्यूअर ने इसकी सूचना और वीडियो हमें उपलब्ध करवाए। इस मामले को लेकर सरादीत गाँव के लोगों में गुस्सा है। शिकायत के बाद जिला रसद अधिकारी ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की। इस मामले में क्या कार्रवाई हुई ये सामने नहीं आया है। जैसे ये आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। आम जनता को भी चाहिए कि अपने हक के लिए आवाज उठाए और अगर ऐसी कोई भी शिकायत मिले तो संबंधित अधिकारी को सूचना जरूर दें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।